मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर और कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर जो पीछे कल से चल रहा था। याद है ना? कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन हमने जो आपको वीडियो दिया है उसमें लिखा है सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट। एक्चुअली ये दो चीजों का एग्रीमेंट नहीं है, तीन चीजों का एग्रीमेंट है। कौन से तीन चीजों का? सब्जेक्ट वर्ब और प्रोनाउन का। राइट। कल हम लोगों ने एंड के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आज हम लोग कुछ आगे बढ़ाएंगे बात। ठीक है, ऐसे तो बड़े बुजुर्ग का बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये बात का आगे बढ़ाना बड़ा पॉजिटिव है, हाँ कि नहीं? जो हमारे मित्र हैं उनका नाम क्या है जी? बड़ा अच्छा नाम है, एकदम शानदार। अच्छा, हाँ, तिलक प्रतीक। लीजिए, अभी सुन लीजिए। माइक का सेटिंग ऐसा है कि उसमें जरा सा रुक जाइएगा। चलिए, देखिए बच्चों, हमने कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितना भी कॉम्प्लिकेशंस है, जितना भी सटलिटीज है, जितना भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो तीन कारणों से है। प्रीपोजिशन के कारण है, कंजंक्शन के कारण है और कनेक्टिंग वर्ड्स के कारण है। कनेक्टिंग वर्ड्स में मेनली मैंने दो चीजें बताई थी, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। राइट। तो अगर हम लोग इन सब को अच्छे अच्छे से करेक्ट करते चले सब्जेक्ट के मामले में, तो अपने आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत आसान होने जा रहा है। ठीक है। कल हम लोगों ने सीखा था कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े रहे तो कितने सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, और उन सभी सर्कमस्टांसेस में वर्ब का क्या फॉर्म रहेगा, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है। एंड कंजंक्शन है, आपको पता है कि नहीं? एंड क्या है? तो कंजंक्शन का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम लोग और भी कंजंक्शन को ही ले लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ले रहे हैं आइदर और नाइदर नॉर। ये दो कंजंक्शन है के यूज से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। तो आइदर और का हिंदी क्या होता है बताइए? या तो डॉट डॉट डॉट, या न तो डॉट डॉट डॉट, न ही। ठीक है। या के बाद भी, न ही के बाद भी सेम रैंक का वर्ड आएगा। ठीक है। अब जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो हम एग्जाम्पल जो देंगे इसमें, वो हम हिंदी के जरिए देंगे। बात समझ में आ रही है? ना मैं झूठ बोलता हूं, न मैं झूठ बोलता हूं, न ही मेरे छात्र। ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा कि यहां न और न ही मतलब है कि नाइदर और नॉर की जरूरत पड़ गई। नाइदर नॉर से जुड़ने वाले इसमें दो शब्द कौन है? तो देखिए, मैं झूठ बोलता हूं, इसमें मैं क्या है? तो न के बाद क्या आया? न मैं झूठ बोलता हूं, न ही मेरे छात्र, मतलब न ही मेरे छात्र झूठ। ये वाला जो पार्ट है, झूठ बोलते हैं, ये हिडन है और अंडरस्टूड है। राइट है। तो यहां पर जो मेरे छात्र है, गौर कीजिएगा, जो मेरे छात्र है ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा है? नाइदर और नॉर से। अंग्रेजी करके देखते हैं कि क्या होता है बात। ठीक है। हाँ। नाइदर माई स्टूडेंट्स नॉर आई टेल ए लाई। ऑप्शन हमने दिया टेल
और टेल्स। ठीक है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ वर्ब आना चाहिए। ठीक है, अब आपको देखना है कि वर्ब जो है यहाँ सिंगुलर वाला होगा कि प्लूरल वाला होगा। तो आपको सबसे नजदीकी सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब को डाल देना होगा। एक एग्जांपल और लेंगे, एक एग्जांपल और लेंगे, वो ज्यादा क्लियर करेगा, क्योंकि इसमें संयोग से दोनों सब्जेक्ट ऐसा चला गया जिसमें B1 आता है। ठीक है, हाँ, एक एग्जांपल और देखिए। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स गोइंग टू द सिनेमा। ऑप्शन हमने दे दिया इज और आर। अब आप देखो गौर से, नाइदर के बाद सब्जेक्ट, नॉर के बाद भी सब्जेक्ट, और आपको वर्ब रिक्वायर्ड है। ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, अच्छे से देखोगे तो इसके हिसाब से इज रिक्वायर्ड होगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, इसके हिसाब से आर रिक्वायर्ड होगा। अब दोनों के हिसाब से दो अलग चीजें रिक्वायर्ड हो गई और दोनों सब्जेक्ट ही है। अब बात होता है कि डोमिनेटिंग सब्जेक्ट कौन होगा, किसके हिसाब से वर्ब होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आपको लास्ट के हिसाब से नहीं देखना है, आपको देखना है कि वर्ब के क्लोज कौन है। वर्ब के क्लोज प्लूरल वाला है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। ठीक है, एक एग्जांपल हम और दें तो अब ज्यादा अच्छा से क्लियर हो, दें कि नहीं दें? हाँ सर, वो छोड़ दीजिए ना, हम बाद में समझाते हैं, पहले हमको एक एग्जांपल और देने दीजिए, एक एग्जांपल और देने दीजिए। आप देखना चाहते हैं एक एग्जांपल और? आपको नहीं लग रहा है कि ठीक है भगवान का भजन है, लेकिन देखिए गौर से, हमने इस बार खाली स्थान शुरुआत में दे दिया और वाक्य को प्रश्नवाचक बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स गोइंग टू द सिनेमा, क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब हमने ऑप्शन दिया आपको इज और आर, आप क्या यूज करोगे? फिर से देखो, यहां पर नाइदर है, सब्जेक्ट है, नॉर के बाद भी क्या है? सब्जेक्ट है। अब वर्ब के नजदीकी सब्जेक्ट कौन है? ये सिंगुलर है, याद रखना, और ये प्लूरल है। अब वर्ब के नजदीकी कौन है? ही है ना, सिंगुलर वाला है ना, तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, सिंगुलर वर्ब लगा दो। बात समझ में आई? यानी वापस हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नाइदर नॉर से अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हों, राइट, तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, हाँ जी, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, राइट। कैसा होगा भाई, सिंगुलर या प्लूरल? अगर नजदीक वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। नजदीक वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। ठीक है, अभी आप देखिए कि इसमें नजदीक वाला सब्जेक्ट भी ऐसा था जो V1 लेता, और दूर वाला सब्जेक्ट भी ऐसा था प्लूरल जो V1 लेता। तो इसमें हम बता पाते कि किसके अकॉर्डिंग ही V1 आया है? यही हम उस समय बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। क्या एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप देखिए, नाइदर नॉर आइदर और के साथ बड़ी बात क्या है ना, इनफैक्ट किसी भी कंजंक्शन वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, कि आपको वाक्य का अर्थ समझने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। आइदर योर ब्रदर
either you or your brother dot 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 broken the glass. ऑप्शन हमने दिया हैज और हैव। अब बताओ कौन सा होना चाहिए? हैज होना चाहिए क्योंकि नजदीकी वाला क्या है? सिंगुलर। तो इसी के हिसाब से क्या चलेगा? हैज चलेगा। अब इसी सेंटेंस को अगर हम क्वेश्चन सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, और लिखते हैं, बोलो ना। हाँ, और योर ब्रदर। हम आपको फेमस कर चुके हैं संजय जी। इस ब्रदर के लिए शायद ही मेरे किसी बैच का कोई बच्चा होगा जो आपको नहीं अब जानता होगा। अब बताइए, यू के अकॉर्डिंग होगा ना? हम्म, कितना आसान है? पूरा वाक्य देखने की जरूरत है? नहीं है। सिंपल है ना? साकेत नहीं क्लियर हो रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक प्रतीक का पहला दिन है और चैप्टर के सेकेंड डे में आपने ज्वाइन किया तिलक, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कल पहला था, तो पता नहीं आप हमसे पहले से कहीं पर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, शायद नहीं जुड़े हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्र आपको कल के क्लास का वीडियो लिंक दे देंगे, ठीक है, या चैनल पे ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइदर और नाइदर और का मामला तो क्लियर हो गया है। अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, एक और कंजंक्शन को लेते हैं। अगला जो कंजंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, एज वेल एज है। कौन सा कंजंक्शन है? एज वेल एज। क्या आप लोग हाँ, आप उसको जानना चाहते हैं? हाँ, एज वेल एज, इसको हिंदी में कहते हैं साथ ही साथ। साथ ही साथ। ऑनलाइन में कौन कौन है? अच्छा, अभिषेक। अभिषेक हैं क्लास में? रेस्पॉन्ड कीजिए। अभिषेक हैं क्लास में? रेस्पॉन्ड कीजिए। हाँ पक्का, वो क्लास लगा के चाय पीने गए हैं। ये बड़ा गंदा बात है। हाँ तब ठीक है। हाँ हाँ, आप सुन लिए अब आपकी बात। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। हाँ लेकिन आपके देर से रेस्पॉन्ड करने के कारण एक हंसी का फव्वारा छूट गया क्लास में। सबको लगा कि आप चाय पे निकल गए। गाना सेट हो गया, शायद तेरी मम्मी ने चाय पे बुलाया है। चलो कि अच्छा अच्छा अच्छा। देखो एक एग्जांपल ले। राजेश अपने गांव गया है, पता है ना आपको? राजेश अपने गांव गया है, साथ ही साथ उसके दोस्त भी। मित्रगण भी। ठीक है। अब जरा देखना इसका ट्रांसलेशन में कैसे खेल होता है, नियम रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे राजेश कहां गए हैं भाई? हैज गॉन टू हिज विलेज, ठीक है। साथ ही साथ एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, मित्रगण है, फ्रेंड्स। अब जरा देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यहां पर हैज लगाया, हाँ या ना बोलो। अगर हम चाहें तो चूंकि एज वेल एज से जोड़ रहे हैं तो उसके दोस्त भी गांव गए हैं, तो गांव उसके दोस्त भी जाने का काम किए हैं, हाँ या ना बोलना। तो उसके दोस्त भी क्या है बताओ? सब्जेक्ट है कि नहीं है? अब दोनों सब्जेक्ट को हम एक जगह ला देते हैं। गौर से देखो कितना मजेदार काम होने जा रहा है। राजेश
as well as his friends। अब दे दिए डॉट 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 gone to his village। बात समझ में आ रही है? कितना क्रिटिकल पॉइंट हम बताएंगे, इसको गौर से खाली देखते रहना। अभी देखो, अब तुम्हारा नियम क्या हो गया ग्रामर का कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। जुड़े हैं नहीं, हाँ ना बोलना। तो तुमको नियम रटवाया जाता है कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हाँ या ना? तब तुम यहां पर क्या लगाते हो? तुमको दे दिए, हम ऑप्शन दे देते हैं हैज और हैव। अब तुम कहते हो कि भैया फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे? अच्छा, वाकई बताइए कि कोई रूल है या वाकई सेंटेंस को एनालाइज करने पे फर्स्ट सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट मिलता है? एज वेल एज वाला हिस्सा सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, वो अलग से जोड़ा गया है। देखिए यहां पर अलग से जोड़ा गया है, अच्छे से देखिए सेंटेंस को। राइट है कि रॉन्ग है? उस सेंटेंस का नेचुरल पार्ट नहीं है। सेंटेंस का नेचुरल पार्ट कौन था? राजेश, सब्जेक्ट के रूप में। इसीलिए एज वेल एज वाला हिस्सा चाहे यहां पे लिखा रहे, बीच में लिखा रहे, चाहे अंत में लिखा रहे, उस सेंटेंस का एक्सटर्नल पार्ट ही कहलाएगा। और कभी भी वर्ब एक्सटर्नल पार्ट के हिसाब से हो सकता है क्या? इसीलिए वर्ब हमेशा किसके हिसाब से चलता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के। बात समझ में आई? जब एज वेल एज वाला रहे तो इस तरह से अंतिम में उसको जोड़ देना, और तब तुमको पता चल जाएगा कि किसके हिसाब से वर्ब होना चाहिए। कंफ्यूजन हो तो? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? सारे लोग बोलो ना। हाँ, हो गया? ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बोले हो गया। चलिए, बहुत अच्छे। देखिएगा यहाँ पर जो हमने आपको बात बताया कंजंक्शन का, बेसिकली यही तीन कंजंक्शन है जहां पर आपको खेल खेलना होता है कंजंक्शन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा? कल हमने एंड बताया था, पूरा उसका वेरिएशन। आज आइदर और नाइदर नॉर बताया, दो वेरिएशन चला, एक तो सामान्य वाक्यों में और एक प्रश्नवाचक में। लेकिन दोनों में थीम एक ही रहा कि वर्ब अपने क्लोज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। और तीसरा हमने क्या बताया? एज वेल एज। कंजंक्शन का मामला खत्म हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब जो मामला आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा, किसका ले लेते हैं हम प्रीपोजिशन का ले लेते हैं, राइट? और प्रीपोजिशन का सारा मामला आपके देखिए, ग्रामर की किताब में आपको बहुत सारा रूल डाला जाता है। हम उसको बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रूल्स का प्रेशर जितना कम आपके ऊपर रहेगा ना, वो उतना ज्यादा आप पढ़ाई को अच्छे से बेयर कर पाइएगा अपने माइंड में। राइट है कि रॉन्ग है? ठीक है। तो अभी देखिए, जो हम आगे बताने जा रहे हैं, बस एक रूल में सारा मामला खत्म कर देंगे हम। ठीक है? हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि देखो, एक सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, और दूसरा सब्जेक्ट है, या फिर ये सीरीज प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट के जुड़ने का अनंत काल तक चलता क्यों न रहे, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ये आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर ये आपका प्लूरल है तो ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा। बाकी बीच में क्या है क्या नहीं है, सिंगुलर है प्लूरल है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट एट ऑल। बात समझ में आ रही है? एकदम सोचना ही नहीं है। अब वो प्रीपोजिशन देखिए, ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अबाउट 60 प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं, लेकिन एक इंडियन आदमी जितना भी पढ़ा लिखा हो 20-22 प्रीपोजिशन से ज्यादा यूज कर ही नहीं पाता, उसका क्षमता ही नहीं जाता उतना लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का। अब वो 20-22 प्रीपोजिशन में कौन सा प्रीपोजिशन हो सकता है? अगर आपको प्रीपोजिशन की पहचान नहीं है तो आप इस रूल में फंसते रहिएगा, परेशान रहिएगा। रट्टा वाला रूल आपको लेके चलना पड़ेगा। तो एक बार हम आपके लिए बोल देते हैं प्रीपोजिशंस होते क्या है। राइट है? ऑफ, ऑन, इन, विद, along with, together with, accompanied by, है ना? इस सारा according to, in accordance with, in spite of, ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन, एक से ज्यादा वर्ड का है।
और सिंपल प्रीपोजिशन होता है, एक वर्ड का होता है। मेरा बात नहीं समझ पा रहे आप लोग? हाँ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, इसीलिए सन्नाटा है। अच्छा ठीक है, गौर से समझिए। तो हम और बोल रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमने बोला, इन अकॉर्डेंस विद बोला, अपार्ट फ्रॉम बोला, एक्सेप्ट बोला, इंक्लूडिंग बोला, एक्सक्लूडिंग बोला। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप बोली सर हमको कैसे याद रहेगा, हमने आपको एक पीडीएफ दिया हुआ है सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे, बेसिक इंग्लिश बुक बाय सोनी सर करके, हाँ या ना? और उसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक या दो दो पेज बनाया हुआ, प्रीपोजिशन का 4-5 पेज बनाया हुआ है उस बुक में। करीब 32 पेज या 35 पेज का किताब है मात्र। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइम एंड टेंस का एकदम पूरा सार दिया हुआ है उसमें, समरी है। आप लोग कभी किताब खोल के पढ़ते तो है नहीं, ठीक है। हाँ यस सर। तो उसमें देखिए प्रीपोजिशन के फर्स्ट पेज पे जाइएगा, तो फर्स्ट पेज पे ही पूरा प्रीपोजिशन का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। प्रीपोजिशन का लिस्ट एकदम बुक के प्रीपोजिशन वाले चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही है। अब बुक का नाम क्या बताया हमने? बेसिक इंग्लिश बुक बाय सोनी सर, ठीक है। देखिए हमने जो कहा था बेसिक इंग्लिश बुक बाय सोनी सर में प्रीपोजिशन का लिस्ट दिया हुआ, प्रीपोजिशन चैप्टर में 11th चैप्टर के जगह पर दिया हुआ प्रीपोजिशन। आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन का पूरा लिस्ट है। हम आराम से इसको स्क्रॉल अप कर रहे हैं ताकि जो लोग YouTube पर वीडियो देखेंगे उनको परेशानी ना हो, पॉज करके चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना भाई टेलीग्राम चैनल से जाके। कहां हम कोई पैसा मांग रहे हैं इसके लिए, ठीक है। देखिए है ना पूरा लिस्ट दिया हुआ, हाँ जी। और उसके जो पहले पहले अभी तक दे दिए वो कितना याद कर लिए? ना हिंदी नहीं डालते हम। नहीं सर हिंदी नहीं पढ़ाते हैं सर, हिंदी बता देंगे यूज करने के समय, क्योंकि प्रीपोजिशन का हिंदी बहुत फंसाने वाला चीज है, समझ लीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, आई राइट विद ए पेन। अब मैं कार से पटना जाता हूँ, आई गो टू पटना बाई कार, दोनों में से है, फिर प्रीपोजिशन कैसे बदल गया? हाँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। हाँ, गिर गया कि नहीं? अलग अलग हो गया कि नहीं? वह खिड़की से झांक रहा है, ही इज पीपिंग थ्रू द विंडो। तो प्रीपोजिशन में हिंदी लेके मत चलिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा, सिचुएशन लेके चला जाता है। अब देख रहे हो हमने प्रीपोजिशन का पूरा लिस्ट दे रखा है, और बहुत कलरफुल पिक्चर्स के जरिए पढ़ा रखा है इसमें। तो आप लोग उलट के देखो तो इसका फायदा आपको मिले। तो हमने आपको दिखाया कि प्रीपोजिशंस क्या हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं लिस्ट में, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और उससे आप देख सकते हैं। तो जितना भी सब्जेक्ट का सीरीज प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, चाहे 2 सब्जेक्ट हो, चाहे 3 सब्जेक्ट हो, चाहे 300 सब्जेक्ट हो, ठीक है। आपको बॉदर करना ही नहीं है बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में, आपको फोकस किस पे करना है? फर्स्ट सब्जेक्ट पे। और इसका नंबर चेक करना है कि ये सिंगुलर है तो आप वर्ब को सिंगुलर ले लो, अगर ये प्लूरल है तो आप वर्ब को भी क्या ले लो? प्लूरल ले लो। क्या एक एग्जांपल देखना चाहते हो? देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ दिस टाउन डॉट 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 वेरी इंटेलिजेंट। ऑप्शन हमने दे रखा है एज और आर। अब आप हमको बताइए। हाँ, टच करो दिव्या इसको बीच में एक बार। ओके, देखिए कि हमने आपको ऑप्शन देकर रखा है इज और आर, और आपके पास ये एक सब्जेक्ट है, ये एक प्रीपोजिशन है, गौर करना है ना। ये फिर एक और सब्जेक्ट है, ये फिर एक प्रीपोजिशन है, फिर एक और सब्जेक्ट है। इस तरह से सीरीज चल रहा है, और भी लंबा सीरीज हम बना दे सकते थे। यहाँ का स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इन दिस स्कूल ऑफ दिस टाउन, और बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता, है ना। तो आपको बॉदर नहीं करना है कि क्या है कौन, आपको देखना सीधा कहाँ है? फर्स्ट पर। और ये हमारा क्या मिल रहा है बताओ? ये एक लड़का बोला है। ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है।
बाकी सब उस सेकंड भर के लिए आप लोग हतप्रभ रह गए कि सर सिंगुलर क्यों लिख रहे हैं, रिएक्ट नहीं किए इसीलिए। ये क्या है, प्लूरल। तो आपको वर्ब भी क्या लेना है, प्लूरल लेना है। ये तो हो गया फॉर्मूला की बात। हम फॉर्मूला को अच्छा मानते हैं क्या कभी भी? नहीं, हम कहते हैं फॉर्मूला अच्छा नहीं होता, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, राइट? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है। अब कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बात क्यों है ऐसा, इसको समझना। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? ऐसा बात क्यों हो रहा है, इस बात को समझना। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों आ रहा है, तो बात के पढ़ के देखो कि जो वेरी इंटेलिजेंट होने की बात कही जा रही है, वेरी इंटेलिजेंट स्कूल है कि टाउन है कि स्टूडेंट्स हैं? तो बात तो स्टूडेंट्स की हो रही है ना। और हम लोग जानते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसके बारे में बात हो सब्जेक्ट वही होता है। जिसके बारे में बात हो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बात हो रहा है स्टूडेंट्स के बारे में, तो सब्जेक्ट कौन होगा? स्टूडेंट्स होगा। स्टूडेंट्स एक के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा के बारे में, इसीलिए वर्ब भी एक से ज्यादा यानी प्लूरल वाला लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ऐसा होने का। तो आप ये जो रट्टा मारते मारोगे मेरे ही कहने पर, ये रट्टा सही होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको पकड़ना है कि सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है। बोले सर पकड़ना इतना आसान तो है नहीं। हमने कब कहा? ये पकड़ पाना सेंटेंस में कि किसके बारे में बात हो रही है, एक छोटा सेंटेंस, इजी सेंटेंस है, आसानी से पकड़ में आ गया। लेकिन सेंटेंसेस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, एग्जाम्स में तो और चैलेंजिंग सेंटेंसेस होते हैं। तो इसका सिर्फ एक विकल्प है कि आप रीडिंग की हैबिट डालिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और हमने वादा करा था कि मंडे से फिर से हम रीडिंग शुरू कर देंगे। रीडिंग राइटिंग फिर से मंडे से। आज ट्यूसडे हो गया, तो आज शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। डेली आप 45 में हम कल से कोशिश नहीं करेंगे, वादा करते हैं कि कल से 7:01 में क्लास से स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ताकि हम 7:45 या 50 में छोड़े रीडिंग के राइटिंग के लिए, तो ग्रामर कम पढ़ाई ना हो। क्योंकि वोकेबलरी के अलावा रीडिंग राइटिंग भी तो सेगमेंट है ना हमारा सिलेबस में। हम ये बोलते हैं ना शुरुआत में पैसा लेते समय कि भैया रीडिंग राइटिंग भी करवाएंगे। तो खाली पैसा लेते समय बोलने का बात नहीं रहना चाहिए, उसको क्लास में लागू होना जरूरी है। अभी तक चल रहा था, और जो बुक खत्म हुआ था तो हम बोले थे कंप्लीट बुक डाल देंगे उसका, और मंडे से स्टार्ट कर देंगे। राइट है? तो आज से स्टार्ट कर देते हैं। मंडे तो बीत गया, नहीं कर पाए, ट्यूसडे से कर देते हैं। हाँ कि ना? तो ये प्रीपोजिशन का मामला खत्म हो गया। प्रीपोजिशन का टोटल मामला हमने बस एक ही बार में उड़ा दिया, खत्म। ठीक है। इसमें एक स्पेशल परिस्थिति है जो इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको स्पेशल कह के पढ़ाया जाता है। तो पहले हम भी स्पेशल कह के पढ़ा देते हैं और फिर कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि इसके अंतर्गत कैसे आ गया। बात समझ में आ रही है? आप बहुत अक्सर ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, एक के बाद एक लड़का आ रहा था। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आप हिंदी में ऐसा बोलते हैं, एक के बाद एक लड़का आ रहा था। एक के बाद एक लड़का आ रहा था। ठीक है। ये जो आप ध्यान रखिएगा, एक के बाद एक है, मतलब कि लड़का एक आया कि एक से ज्यादा आया? लेकिन सब एक के बार आ गया कि एक एक करके आया? एक एक करके आया ना। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, और इसका अंग्रेजी देखो क्या होता है, बॉय आफ्टर बॉय, डॉट डॉट डॉट, कमिंग, फुल स्टॉप, ऑप्शन है वाज और वर। वाज और वर। अब गौर से देखो और बताओ हमको कि ये नाउन जो है यहां पर जो बात कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए, वाज होना चाहिए कि वेयर होना चाहिए? वाज होना चाहिए, बिल्कुल सही है जवाब आपको। वेयर कैसे होना चाहिए बताइए? वाज होना चाहिए। सोचिए, आ तो रहा है एक के लड़का ना, एक बार में क्या लड़का आ रहा है? एकदम सिंपल सा बात है, एक आ रहा है तो मतलब क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो वाज होगा कि वेयर होगा? वाज होगा। लेकिन ख्याल क्या रखना है कि आपको गलती से भी इस एक के चक्कर में ए नहीं लगाना है। बात समझ में आ रहा है? इसी का हिंदी में कभी कभी प्लूरल नाउन भी लिखा रहता है, लड़कों के बाद लड़के आ रहे थे। हाँ, लड़कों के बाद लड़के आ रहे थे। लेकिन हिंदी का ये तरीका भी शुद्ध नहीं है हिंदी में, लेकिन लोग ऐसा लिखते और बोलते हैं। लड़कों के बाद लड़के, लड़कों के बाद, छूट गया।
अब देखिए यहां पर फॉर्मेट क्या कर दिया गया, प्लूरल, जो कि सहज नहीं है, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां जब बताई जाती हैं तो उसमें कहा जा रहा था कि आ तो बहुत सारे रहे थे लेकिन सब वन टाइम वन पर्सन। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्लूरल वाला फॉर्मेट हिंदी में भी सही माना नहीं जाता लेकिन प्रचलित हो गया है। तो बेसिकली है तो वो सिंगुलर ही ना। हाँ, तो हम लोग इसका भी अंग्रेजी ऐसे ही करेंगे और ए एन का यूज नहीं करेंगे, पॉइंट ये है। तो आपको देखिए इसमें भी अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि एक प्रीपोजिशन आफ्टर है, इससे एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा है। हम दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर भी कर दे तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या चल रहा है, सिंगुलर। और बेसिक, इसका बेसिक फॉर्म क्या है कि भाई लड़का आ रहा था, एक एक करके, एक एक करके आ रहा था सिंगुलर में, इसलिए सिंगुलर वर्ब। आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाए। संजय जी, ए संजय जी, ये बउआ, मेरा आमदनी आप बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी सहज आपने सुना है क्या भाषा में? नहीं ना? तब तो असहज चीजों का कुछ विकल्प नहीं होता है। क्योंकि हम विवेकशील प्राणी हैं तो हम आग को बहु जलाने के लिए भी काम में लाते हैं, राइट है? क्या तर्क संगत बात है क्या? नहीं ना? उसी तरह भाषा के भी अनर्गल उपयोग हम लोग अपने बुद्धि के दम पे कर सकते हैं। करना तार्किक होगा क्या? नीति संगत होगा क्या? तो समझिए इस बात का हम क्या जवाब दे संजय जी के? संजय जी के इस बात का कोई जवाब होगा? होगा ही नहीं, उठपटांग बात है। पांच के बाद पांच लड़के आ रहे थे। देखिए, तो आपने यहां क्या देखा था मेरे प्यारे बच्चों, कि दो सब्जेक्ट ही थे, ठीक है, दोनों हमेशा सिंगुलर तथा बिना ए एन के, बिना ए या एन के। तो इनके लिए वर्ब कैसा चलेगा? क्लियर हो पाया? प्रीपोजिशन का सारा मामला हम क्लियर कर दिए। अब आपकी किताब में पढ़ाया क्या जाता है कि अगर दो सब्जेक्ट विथ से जुड़े हों तब फिर वर्ब कैसा होगा, फिर along विथ से जुड़े हैं तो वर्ब कैसा होगा, accompanied by से जुड़े हैं तो कैसा होगा। एट समझ डेवलप हो जाता है समय के साथ टीचिंग करने से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है आपके सेंस को डेवलप करता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमने दो सेक्शन खत्म कर दिया है इसका। कौन सा दो सेक्शन खत्म कर दिया बच्चों? कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। अब कनेक्टिंग वर्ड्स में दो बात रह गई, रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है, क्योंकि एडवर्ब है, वो जब भी रेफर करेगा वर्ब को रेफर करेगा, हाँ या ना? तो उससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई लेना देना होगा क्या? होगा ही नहीं, क्योंकि उस सब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा। प्रोनाउन सब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। पूछिए क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन रहता है। अब प्रोनाउन किसको रिप्लेस करने के लिए आता है? नाउन को। तो प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन जो कनेक्टर का भी काम करता है, वो सब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। अब वो सब्जेक्ट को रेफर करेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, इसको समझने का जरूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला है ना, इसको भी बस हम कॉन्सेप्चुअल बताएंगे। इसमें तीन मुख्य पॉइंट होता है, जो एक कॉन्सेप्ट, तीसरा पॉइंट जो हम बताएंगे वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा। वो क्या होगा? वो एक्सेप्शनल है, और एक्सेप्शन किसी कॉन्सेप्ट को मानता नहीं, उसका सबको चैलेंज करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्ट से बना एक्सेप्शन। एक्सेप्ट मतलब छोड़ दो हमको, हम नियम नहीं मानेंगे, इसीलिए उसका नाम क्या है? एक्सेप्ट से बना हुआ एक्सेप्शन। बात समझ में आ रही है? तो वो एक्सेप्शन वाला थर्ड सिचुएशन को यदि हम छोड़ दें तो बाकी दो सिचुएशन मात्र एक कॉन्सेप्ट पे चलता है, और जितना भी बड़ा सेंटेंस है रिलेटिव प्रोनाउन का, उस एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कभी गलती आप नहीं करोगे, ये मेरा दावा है आपसे। तो बोले सर इतना कम रूल में खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सारा कवर हो गया। अब इसमें बचेगा क्या? चूंकि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होता है? एक नाउन होता है, और नाउन दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स में से एक है। अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो पूछो कैसे? क्योंकि हर एक नाउन अपने आप में अपना एक ग्रामर लेके चलता है, हर एक शब्द
एक एक नाउन का एक एक शब्द जो है अपने आप में एक ग्रामर लेके चलता है। आप ग्रामर में रूल्स जितने पढ़ लो नाउन का, कोई जरूरी नहीं है कि वो वर्ड पर्टिकुलर नाउन आ गया तो उससे रिलेटेड सेंटेंस आप सही तरीके से लिख लो और आप सही तरीके से उसका एरर फाइंड आउट कर लो या सही तरीके से उसको यूज कर लो। ये चैलेंज हो जाएगा जब तक कि उस पर्टिकुलर नाउन को आप स्टडी नहीं करोगे। बोले सर ऐसा क्या? तो हाँ, जैसे एक सिंपल सा एक हम नाउन ले लेते हैं जिसको आप सदियों से जान रहे हैं, HAIR, हेयर। ठीक है, कितना कॉम्प्लिकेशन है इस नाउन में, बस इतनी बात से समझो कि हेयर मतलब बाल, ये अनकाउंटेबल माना जाता है, इसको कभी प्लूरल नहीं बनाते। और जो कॉमन रूल है मेरे प्यारे बच्चों, वो कॉमन रूल ये है कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाते हैं और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नंबर वाला वर्ड नहीं लगाते, 1 2 3 4 5। हेयर एक्सेप्शनल है भैया, हेयर का अपना ग्रामर है कि ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसको सामान्यतः प्लुरल नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके आगे जब नंबर लगाएंगे तो इसको प्लुरल बनाएंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। अब लो मिलो, मिलो इससे। अनकाउंटेबल नाउन होते हुए अनकाउंटेबल नाउन के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको चैलेंज करके ही चल रहा है। पूरी दुनिया में इसको ऐसे यूज किया जा रहा है। माई हेयर्स आर वाइट गलत है, माई 5 हेयर 10 हेयर्स 20 हेयर्स आर वाइट ये सही है। अब बताओ, संख्या नहीं डालोगे तो बोलना पड़ेगा माई हेयर इज वाइट। तो ये नाउन को एकदम कमांड करना पड़ेगा, जो हम पढ़ा चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम आपको दिखाएंगे, लिस्ट ऑफ नाउन हमने दिया है, पीडीएफ भी दिया हुआ नाउन चैप्टर का पूरा। ठीक है, हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि देखिए ये सब नाउन है हमेशा प्लूरल, इसके साथ प्लूरल वर्ब। ये सब नाउन है हमेशा सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। ये सब नाउन है वेरी कर जाता है, कभी सिंगुलर रहता है कभी प्लूरल रहता है। तो कब सिंगुलर रहेगा कब प्लूरल रहेगा ये हम बताएंगे आपको। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गौर से सुनो, सिर्फ अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये जो पार्ट है ना नाउन वाला, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। याद रखना, अभी तक आपको जो टीचर्स ने जिसको कॉम्प्लिकेटेड कहा है ना, वाकई वो है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड, और जिसको सिंपल कह के पढ़ाया है ना वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को टीचर ने आपको पढ़ाया ही नहीं, उड़ा दिया। प्रीपोजिशन कॉम्प्लिकेटेड कहा ना, है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड। नरेशन कॉम्प्लिकेटेड कहा ना, 30 मिनट्स का क्लास हमने लिया है और वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, बिना ग्रामर रूल्स के नरेशन चेंज करना सीखें। आप एक बार उसको देख लो, आपको कभी नहीं, आपके क्लास में भी हम पढ़ाए होंगे, आप भूल गए अलग बात, नहीं पढ़ाए होंगे मान ही नहीं सकते हम, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ाते ही है। तो जो जो चैप्टर आपको कहा गया कि कॉम्प्लिकेटेड है, चैलेंजिंग है, वो है ही नहीं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को ना समझा गया ना समझाया गया, इसलिए वो चैलेंजिंग बना हुआ है। और जो चैप्टर आपको कहा गया कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, उसके रटने वाले पार्ट को खाली बता दिया गया कि इससे ऐसे होता है, इससे ऐसे होता है, तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन उसका जो कोर पार्ट है आज भी नहीं बताया गया। जब हम बताएंगे, जैसे आर्टिकल्स चैप्टर, आर्टिकल्स चैप्टर का मात्र एक बेसिक पॉइंट है जो कोर पार्ट है कि डिफिनिट नाउन के साथ डिफिनिट आर्टिकल्स लगता है। अब इस बात को समझने के लिए उम्र बीत जाती है लोगों की, लगता है कि नहीं तो कितना आसान है। सारे ग्रामर के रूल्स आर्टिकल्स के कमांड करने वाले आदमी को 10 क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि 10 में से 10 ना बने उसको, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और हम आपको दिखाएंगे ये चीज। और नरेशन जो कहा जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, वो है ही नहीं, बिना कोई ग्रामर रूल के पेनलेस तरीके से बनता है। आप लोग पढ़ी पढ़ाई हुई बातें याद ही नहीं रखते तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 2 सेक्शन हमने कंप्लीट किया, कंजंक्शन वाला पार्ट और प्रीपोजिशन वाला पार्ट। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड में रिलेटिव प्रोनाउन वाला पार्ट कल करेंगे, और कल साथ ही साथ नाउन वाला पार्ट भी कल करेंगे, क्योंकि कनेक्टिंग वर्ड में जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला पार्ट है, ये 10 से 15 मिनट में आप एकदम घोर के पी जाओगे, मेरा दावा है आपका। तो क्या आप अगले क्लास का इंतजार करना चाहोगे? हाँ या ना? एक अंग्रेजी में सेंटेंस इसके लिए बोला, सर आई कांट वेट टिल टुमारो, मतलब क्या हम इंतजार करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका हिंदी है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं, और इसका सेंस है कि बहुत बेचैनी रहेगी सर। हाँ, इम्पेशेंट रहेंगे कि कब जल्दी से कल हो और हम इस चैप्टर को पढ़े जो आप बोल रहे हैं जिस गहराई से।
तो आज के लिए ग्रामर सेक्शन में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट और ये तरीका अच्छा है, लगता है अच्छा है, तो लाइक जरूर ठोकिएगा, एकदम दबा के ठोकिएगा, हाँ कि नहीं? और क्या कीजिएगा? शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। कहाँ? जितने आपके राइवल स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके दुश्मन छात्र हैं, दुश्मन दोस्त हैं, उनके साथ पूछिए, कैसे दोस्ती हो जाएगी, गारंटी है। कॉन्सेप्ट मिलने के बाद आपको थैंक यू बोलेगा, फिर गले लगाएगा, हाँ कि नहीं? तो दोस्ती हो जाएगी। अच्छा, अब आप चूंकि नए नए हैं हमारे यदि परिवार में, तो क्या कीजिएगा? परिवार का सदस्य का हिस्सा, परिवार का सदस्य बनिएगा। कैसे करके? सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के। और उसके बाद क्या कीजिएगा? अपने घर का दरवाजा खोलिए। कैसे? मोबाइल के सेटिंग्स में जाके यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन करके हम न्योता भेजेंगे, न्योता आपको मिलेगा, तो आप आइएगा। आके मुंह दिखा के चले जाइएगा कि रुकिएगा? रुकना है। कब तक? जब तक कि फंक्शन यानी वीडियो खत्म नहीं होता है। एक न्योता पर 3-4 बार आना है, और न्योता आगे दोस्तों को भी भेज देना है, हाँ कि नहीं? चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।